Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसके रिटर्न्स पे सबसे पहले नज़र डालें, बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे, जैसे कि कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, एंड देन फिर बात करेंगे लेवल्स एंड सपोर्ट की कि कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए या फिर अभी आपको होल्ड करना चाहिए। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, एंड अगर वीडियो आपको आखिरी में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना ना जाएँ, एंड अगर वीडियो को आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बाकी हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट एंड काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, चाहे तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके रिटर्न्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर अगर हम 3 ईयर्स की बात करते हैं तो 3 ईयर्स में 365% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। 2 ईयर्स में अगर हम देखें तो 329% का रिटर्न रहा है, 1 ईयर में 97% का रिटर्न। वहीं अगर 6 मंथ 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स अच्छे दिखेंगे। 1 मंथ 1 वीक की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और वहीं अगर YTD की बात करें फ्रॉम जनवरी 21 टू अभी तक, तो आप देखेंगे 21% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। तो आपने देख लिया यहाँ पे कितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है रिटर्न के मामले में, कि कितना अच्छा रिटर्न हमें दिया है बना के, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। चलिए फिर बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। अब अगर इसमें हम एनालिस्ट की राय माने तो 40% एनालिस्ट अभी इसमें बाइंग की रेटिंग हमें दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आप देखेंगे 5 ईयर्स में 13% के आसपास रहा है, 3 ईयर्स में 13% के आसपास रहा, ऑलमोस्ट 13 टू 14% के आसपास। 1 ईयर की बात करें तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है, जो कि है 7% के आसपास। अब अगर देखें हम प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफ़ी शानदार आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। 5 ईयर्स की बात करें तो 51%, ऑलमोस्ट 51 टू 52% के आसपास नज़र आ रहा है। वहीं अगर 3 ईयर्स की बात करते तो 3 ईयर्स में आपको 44% के आसपास देखने को मिलेगा। बट अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आपको काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, जो कि है 169% का। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा खासा एक आपको यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत अच्छा हमें जंप देखने को मिला है। अब अगर बात करें हम ROE की, तो ROE भी आपको अच्छे ही दिख रहे हैं, बुरे नहीं हैं। 5 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो या 1 ईयर हो, हर साल हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। और अगर बात करें तो ये अबव 20% इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपने ROE को। जैसा कि हम बात करते हैं कि ROE एंड ROCE शुड बी अबव 20%, तो अच्छा होता है। अब अगर हम बात करें इसके ROCE की, तो ROCE भी आप देखेंगे एटलीस्ट 20% के अबव हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर वहीं बात करें तो थोड़ा आपको बीच में ये 1 ईयर के आसपास में आपको घटता हुआ दिखेगा। बट वहीं 5 साल से 3 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं, जो परसेंटेज है, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर बात करें इसके इक्विटी या डेट की, तो यहाँ पे अभी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज या फिर आप डेट बोले तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे कोई भी नहीं। अब हम बात करेंगे कि हम कौन सी कंपनी के बारे में इतने देर से हम डिस्कस कर रहे थे। तो बात कर रहे हैं हम नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में, और ये कंपनी जो है ये बिलोंग करती है काफ़ी रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल हाउस को, जो है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप इन इंडिया, मतलब इंडिया की है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप। अगर बात करें तो ये काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स। तो फ्लोरोकेमिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हम इनके बिजनेस सेगमेंट के भी बारे में जानेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इसके हम लोकेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो है वो सूरत और दहेज में है इन वेस्टर्न इंडिया, एंड देवास में है इन सेंट्रल इंडिया। तो ये रहे इसकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है और जो क्या है कंपनी, उसके बारे में। अब अगर इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, तो बिजनेस सेगमेंट में आप देखेंगे कि इनके 4 बिजनेस सेगमेंट है। फर्स्ट वन इज़ रेफ्रिजरेशन गैसेज, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी फ्लोराइड्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज।
तो ये 4 जो हैं इनके बिज़नेस सेगमेंट हो गए। अब अगर इसके अंदर की भी बात करें, लाइक इसके जो बिज़नेस सेगमेंट के अंडर में जैसे कि हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट वन इज़ रेफ्रिजरेशन गैसेज़, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसको या तो आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, बाकी हम आपको एक रफ तरीके से आपको बता ही दें। अब अगर हम रेफ्रिजरेशन गैसेस के जो सेगमेंट है इसके अंडर के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो इसके अंडर जो है विंडो एंड स्प्लिट रूम एयर कंडीशनर्स आते हैं, चिलर्स पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स आते हैं, इंटरमीडिएट्स फॉर एपीआईज हो गए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो काफ़ी सारे हैं, लाइक मोबाइल एयर कंडीशनिंग। तो ये सारे जो हैं इस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें नेक्स्ट वन, अब जो सेकेंड वन है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, तो इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल्स या फिर आप कह सकते हैं अमोनियम बाइफ्लोराइड होते हैं, पोटेशियम फ्लोराइड होते हैं, सोडियम फ्लोराइड होते हैं, और ये जो सारे ही जो इनके अंडर के आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स, तो वो आपको ऑयल एंड गैस में, स्टेनलेस स्टील में, फार्मास्यूटिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कह लीजिए कि सोलर एनर्जी में, ये सारे जो इनके सेकेंड वाला जो पार्ट है इनका यूज़ वहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड वन की, जो कि है स्पेशलिटी फ्लोराइड्स। तो ये जो स्पेशलिटी फ्लोराइड्स होते हैं वो जो डिफरेंट इंडस्ट्री में या कह लीजिए कि एप्लीकेशन सेगमेंट में यूज़ होते हैं, वो होते हैं कि फार्मास्यूटिकल में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, फ्रेग्रेंस के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस प्रोडक्ट का या इस बिजनेस सेगमेंट का जो कैटर करने का काम है वो आप इसका काम है, मतलब लाइक जो इंडस्ट्री में ये कैटर करते हैं स्पेशलिटी फ्लोराइड्स, वो यही सारे फार्मास्यूटिकल, हाइड्रोकार्बन या फिर फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम फोर्थ वन की बात करें, तो जो इनका फोर्थ बिजनेस सेगमेंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट, जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, लाइक फार्मास्यूटिकल हो गए, एग्रोकेमिकल हो गए, एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गए। तो इन सबको जो रिसर्च होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो आपने देख लिया कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी एंड इनके बिजनेस सेगमेंट क्या है, एंड ये जो सारे इनके बिजनेस सेगमेंट हैं वो किस किस चीज़ों में या फिर किस किस इंडस्ट्री में कैटर करते हैं। अब बात करते हैं आगे हम इस वीडियो में। अब अगर इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे रहे हैं अभी तक के इनके फाइनेंशियल्स जो इस बार रिजल्ट आए हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितने नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले वो सारे ही आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सेल्स की, हम बात करेंगे जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। तो सेल्स के जो इनके नंबर्स है वो है 215 करोड़ जो जून 2020 में था, देन 319 करोड़, बट आपको उसके बाद एक डिप देखने को मिल रहा है जो कि है 309 करोड़, एंड वापस से आपको एक कह सकते हैं कि एक जंप देखने को मिला है वो है 336 करोड़। तो अगर अब हम बात करें इन दोनों जो क्वार्टर्स हैं इनके बीच के परसेंटेज की, तो ऑलमोस्ट आपको 8 to 9% के आसपास का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जो है वो है 56 करोड़, देन 68 करोड़, वापस से हमें बीच में एक डिप देखने को मिला जो कि 59 करोड़, एंड देन फिर वापस से एक जंप है 75 करोड़ का। अब अगर परसेंटेज वाइज बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हमें 27% के आसपास के जो जंप है वो हमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में ही चीज़ें दिख रही है जो क्वार्टरली बेसिस पे है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें या फिर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो दोनों ही जो है वो परसेंटेज आपको पॉजिटिव में या फिर जंप में आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं एक थोड़े से जो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है उसके भी फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। अब यहाँ जो ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 4 साल के जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उस पर बात कर रहे हैं मार्च 2018 से लेके हम मार्च 2021 तक की। तो सेल्स के जो नंबर्स हैं यहाँ पे भी हमें सारे नंबर्स करोड़ में दिखाई देंगे। तो 913 करोड़ का इनका मार्च 2018 में, मतलब मार्च का जो ईयर था, सॉरी 2018 का जो ईयर था वहाँ पे 913 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ था। उसके बाद की बात करें तो जंप के साथ हम देखेंगे 996 करोड़, देन 1062 करोड़, और फिर 1179 करोड़। तो यहाँ पे हमें जो है वो ग्रेजुअली नंबर्स जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं सेल्स के। अब यहाँ अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 11% का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में। अब अगर नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 180 करोड़ के आसपास मार्च 2018 में
जनरेट हुआ था। देन अगर बात करें तो 149 करोड़ का जनरेट हुआ, फिर 409 करोड़ का, एंड फिर 250 करोड़ का। तो आपको यहाँ पे जो ये आप कह सकते हैं 180 के बाद, दैट मीन्स 2018 के बाद 19 के जो इनके सॉरी 2019 के जो नंबर्स थे वहाँ पे आपको एक डिप देखने को मिला है, बट उसके बाद जंप के साथ 2020 में देखने को मिला, और 2020 के बाद आपको फिर से एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव में हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जो परसेंटेज वाइज हम बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 37% के आसपास का जो है वो नेगेटिव में रिजल्ट पोस्ट हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमने क्वार्टरली बेसिस पे बात किया, तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा तो किया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें थोड़ी जो चीज़ें हैं वो हमें नेट प्रॉफिट वाली चीज़ें जो है वो नेगेटिव में है। बट अगर हम बात करें सेल्स जो इन्होंने जनरेट किया वो हमें पॉजिटिव में, परसेंटेज में हमें पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। तो कंपनी ने ओवरऑल मतलब जो रिटर्न्स रहा है इनका या नेट प्रॉफिट आप कह लें, वो थोड़ा सा इस साल हमें थोड़ा सा बुरा सा दिखा है। अब बात करते हैं इसके बाकी आगे डिटेल्स में। अब बात कर लेते हैं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर, कि प्रमोटर्स के पास या बाकी जो FII है, DII है, उनके पास कितनी होल्डिंग रही है। तो प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए ये लोग दिख रहे हैं। इस 4 क्वार्टर में थोड़ा सा एक हल्का सा माइनर सा डिप हुआ है जो कि मार्च 21 में आप देखेंगे 30.22 के आसपास है परसेंटेज। अब अगर वहीं बात करें FII की, तो FII ने जो अपनी होल्डिंग्स हैं उनको हर क्वार्टरली बेसिस पे अपने जो है इंक्रीज़ किया है। DII की बात करें तो DII के पास पहले तो 18.87 थे, वापस इन्होंने थोड़ा बढ़ाया था सितंबर में तो 20.33 थे, बट इन्होंने फिर से अपना जो है ये कट शॉर्ट किया 16.88 एंड देन फिर कट शॉर्ट किया है 15.82 के आसपास। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास पहले जो थे वो 31% थे, देन 28% एंड माइनर सा आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी हल्का सा एक और जो माइनर से इन्होंने अपने जो चेंजेस किए हैं 21 वाले फिगर्स में, बहुत माइनर से इन्होंने अपने होल्डिंग्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब अगर देख ले कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्टेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनके 4% के आसपास की होल्डिंग्स है। टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इनका 3.97 के आसपास की होल्डिंग्स है। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.42 इनके जो होल्डिंग्स हैं वो है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। फिर कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़। तो ये सारे जो है म्यूचुअल फंड है जो कि इसके अंदर अभी फ़िलहाल के टाइम पे इन्वेस्टेड हैं। अब अगर यहाँ पे हम प्लेज की बात करते हैं तो कंपनी ने जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे आपको प्लेज दिख रहा होगा, जो कि इन्होंने पहले जो मार्च 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं और जून 2020 की, तो यहाँ पे इन्होंने 3.43% के आसपास इन्होंने अपने जो शेयर्स थे कंपनी के वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए प्लेज में रखे थे। वहीं पे फिर से इन्होंने थोड़ा सा कम किया है सितंबर 20 एंड दिसंबर 20 में, बट उसके बाद वापस से आपको माइनर सा एक थोड़ा सा इन्होंने वापस से अपनी जो प्लेज है उसको बढ़ाया है यहाँ पे 3.01 के आसपास। अब देख लेते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। अब इसके अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में आप देखेंगे इनके जो EPS हैं वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री PE और स्टॉक PE की बात करें तो ये आपको जो शेयर है वो फेयरली वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। ये ओवर वैल्यूड भी नहीं है या फिर अंडर वैल्यूड भी नहीं है, बट हाँ फेयरली वैल्यूड ज़रूर है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 26% लोग इसको आज के दिन अपने डीमैट अकाउंट में लेके जा चुके हैं। वहीं हमने जो आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट की राय थी वो भी हमने देखी है, जो उनके जो हमें एक बाइंग की रेटिंग दे रहे थे वो भी हमने देखा ही है। अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट पे डिस्कस करते हैं इसके लेवल्स एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं। अब अगर यहाँ हम चार्ट पे बात करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम बात करें जहाँ पे हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी जो करंट प्राइस है इस शेयर का वो है 3168 रुपीज़। अब वहीं अगर हम देखें जो मार्च का टाइम था जब सारे ही जो जितने भी शेयर्स थे जब वो गिरे थे, तो कौन से प्राइस पे ये शेयर जो है वो तब चला गया था। तब ये शेयर जब गिरा था वो था 985 के आसपास, बट उसके पहले की अगर हम बात करें तो ये जो शेयर था वो थोड़ा ऊपर हमें देखने को मिल रहा था, वो था 1638। तो 1638 से गिर के ये पहुंच गया था यहाँ पे आपको 985 के आसपास। बट अगर हम बात करें इस एक साल की वापस से,
तो इस 1 साल में शेयर जो है और जो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं इनको काफ़ी अच्छा एक मुनाफा ज़रूर बना है, क्योंकि जो इनका हाई लगा था यहाँ पे, मतलब दैट मीन्स जो हाई टच किया था वो था 3650 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है इस शेयर ने। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस टाइम पे भी इसने अपने जो 50 वीक ईएमए है उसको भी उस टाइम पे ब्रेक नहीं किया था, बिल्कुल स्ट्रांगली उसने टच किया था, बट वहाँ से बाउंस बैक आया है एंड देन फिर ये ऊपर की तरफ ही निकलता गया। दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं एक बार और 2 बार यहाँ पे वीकली बेसिस पे इसने टच किया अपने 20 वीक ईएमए को, बट उसके बावजूद भी ये काफ़ी ऊपर सस्टेन करता हुआ चलता गया है। वहीं अगर हम एमएसीडी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ क्रॉसओवर देने के लिए रेडी है, बट इस चीज़ को हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे जहाँ पे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें करना क्या है शेयर में। अब यहाँ पे अगर हम 1 डे के कैंडल पे बात करें जहाँ पे हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसा कि हमने बात किया था कि अभी के टाइम में इसने जो टच किया था सबसे अपने जो ऊपर के लेवल को वो था 3650। तो वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ है, बट काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अपने जो रेड लाइन है दैट मीन्स 20 डे ईएमए है वहाँ पे ये सस्टेन करता हुआ हमें दिख रहा है, काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब हम अगर पहले के बाकी इसके ट्रेंड की बात करें अगर 1 डे के बेसिस पे, तब आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके 100 डे ईएमए है उसको टच करता है, बट वहाँ से लाइक उस पर कोशिश करता है कि उसके नीचे आने की, बट वहाँ से एक आप देख सकते हैं कि बाइंग इनिशिएट होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, दैट मीन्स अप ट्रेंड में आता है वापस से। यहाँ पे आप सेम ट्रेंड आप देख रहे होंगे, बट यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से यहाँ कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो हम हो सकता है ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो हम दोनों लेवल की हम दोनों तरफ की हम बात करेंगे कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो कहाँ जाएगा, या फिर अगर नीचे की तरफ आप एक प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो ये कहाँ तक नीचे आपको आता हुआ दिखेगा। तो अगर हम बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी में भी हमें क्लियर कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए इंडिकेशन समझ नहीं आ रहे हैं उतना ज़्यादा, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये और नीचे आ सकता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर ये अपने जो 3171 के आसपास ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है एक बार कंफर्मेशन देता है तो आप चाहें तो आप धीरे धीरे करके यहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज आपको नीचे आने वाले टाइम में 3332 आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आपको जो है 3541 के आसपास भी आता हुआ दिखेगा। ऊपर के लेवल की बात कर दी। तो अगर इसने अपने 3171 को ब्रेक करता है तो आपको आने वाले टाइम में 3095 के आसपास आता हुआ दिखेगा। अब अगर बात करें ये वाली लाइन की, दैट मीन्स जो 50 डे ईएमए है वहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा, वहाँ पे आप एक बाइंग इमर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 3016 पे आता हुआ नज़र आ सकता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे आप एक अपनी जो इनिशिएटिव है वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, ये नहीं कि एक ही बार एक ही प्राइस पे आप सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर डालें, ऐसा नहीं करना है। अब अगर नेक्स्ट इसके सपोर्ट की और बात करें तो 2994 पर भी आता हुआ दिखेगा एंड देन लास्टली 895 पे आता हुआ दिख सकता है आपको, जो कि इसके 100 डे ईएमए के आसपास निकल के आ रहा है। तो आप इन सारे जो सपोर्ट्स की हमने बात की है उनके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं और उस बेसिस पे आप थोड़े थोड़े अमाउंट में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर ये यहाँ से एक आप अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो फिर ये कहाँ तक आपको जाता हुआ मिलेगा और आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब बात करें अगर इसकी कि ये काफ़ी टाइम से जैसा कि हमने बात किया 3171 पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, बट एक बार अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है दैट मीन्स 3234 के ऊपर आपको एक क्लोजिंग देता है, यहाँ से रिवर्स लेता है, तो आपको आने वाले टाइम में 3332 का आपको एक लेवल दिखेगा। चाहे तो यहाँ से फिर जो आप इनिशिएट करते हैं या फिर आप यहाँ से ही बाइंग इमर्ज करते हैं सेम लेवल पे जहाँ पे अभी ये शेयर खड़ा है, तो भी आपको एक थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। बट अगर नेक्स्ट की बात करें कि और कहाँ तक जा सकता है तो 3541, देन आपको 3770, अदरवाइज
4000 तो ये जाएगा, बट हाँ ये सारा कुछ जो भी डिपेंड करता है वो आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, एंड ये मूव कैसा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हर टाइम आप इस पर नज़र बनाए रखिए अपना, ये नहीं कि एक बार आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर भूल गए। बीच बीच में आप देख सकते हैं इसको, तो देखिए, और उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके इसमें से एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आपको जैसे हमने कहा कि आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो भी आप नज़र बनाए रखिए। अगर आपको आने वाले दिनों में ये नीचे की तरफ दिखता है तो फिर आप उसी हिसाब से अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट वो आप कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए है ही, कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर से कनेक्ट कर ले बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ शेयर्स। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी हो सकता है आपके पास डीमैट अकाउंट कुछ लोगों के पास ना हो जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप चाहें तो उसका प्रोसेस और उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।